Assalamu alaikum. Today we are going to start third topic और third lecture of chapter 15 homeostasis. थर्ड टॉपिक में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स का पार्ट ए है. नेक्स्ट वीडियो में हम ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स का पार्ट बी जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला. पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ओस्मो रेगुलेशन का इंट्रोडक्शन प्लस ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स को डिटेल में डिस्कस किया. हमने एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट पढ़े कि 3 तरह के एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट होते हैं. हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट जिसमें सॉल्ट ज़्यादा है, वाटर कम. हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट जिसमें सॉल्ट जो है वो कम होता है और वाटर ज़्यादा होता है. और आइसोटोनिक इन्वायरमेंट जिसमें सेल के लिहाज से सॉल्ट और वाटर की कंसनट्रेशन सिमिलर होती है. फिर हमने प्लांट्स में ओस्मो रेगुलेशन को डिस्कस किया, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स. आज हम ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं. स्टार्ट करते हैं. टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 3, उसमें कौन कौन से कंटेंट आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि एनिमल्स में ओस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई. उसके बाद हम 2 अप्रोचेस जिनको यूज़ करके एनिमल्स अपने अंदर वाटर एंड सॉल्ट की कंसनट्रेशन को मेंटेन करते हैं, उन 2 अप्रोचेस को हम डिस्कस करेंगे जिसमें ओस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ओस्मो रेगुलेटर्स हैं. इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट हम जो थर्ड चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओस्मो रेगुलेशन इन मैरीन वाटर एनिमल्स के जो मैरीन वाटर में एनिमल्स रहते हैं समुद्र के पानी में, वो अपने अंदर ओस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं, यानी इन्वायरमेंट के लिहाज से वाटर एंड सॉल्ट को कैसे मेंटेन करते हैं. और ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. ठीक है, तो आज हम इन तीनों कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास नीड फॉर ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स. एनिमल्स को ओस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई. सबसे पहले तो ये है कि ओस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन से ही जाहिर होता है कि वाटर एंड सोल्यूट को बैलेंस करने के लिए किसी भी सेल में या बॉडी में हमें हमेशा ओस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत पेश आती है. अब एनिमल्स में हमने ये जो बैलेंस क्रिटिकली मेंटेन करना होता है, यानी हमारे पास चॉइस ही नहीं है कि हम मेंटेन ना करें, हमें हर सूरत में इसे मेंटेन करना होता है. वजह क्या है? इसकी वजह ये है, हमने पढ़ा था कि एनिमल सेल में अगर वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर ज़्यादा एंटर हो जाएगा, हम उसे मेंटेन नहीं करेंगे, तो एनिमल सेल में क्योंकि सेल वॉल नहीं होती तो उसके फट जाने का खतरा होता है. जबकि प्लांट सेल टर्जिड हो जाता था, एनिमल सेल बर्स्ट हो सकता है. तो इसलिए हमें एनिमल सेल में वाटर को और सोल्यूट को क्रिटिकली मेंटेन करना होता है. और अगर पानी कम हो जाता है तो उस सूरत में सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, अपनी प्रॉपर शेप मेंटेन नहीं रखेगा, वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा. तो हमें वाटर एंड सोल्यूट को मेंटेन करना होता है. अब आगे उन्होंने लिख भी दिया कि क्रिटिकली मेंटेन करना होता है. क्यों? क्योंकि नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर को एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते. नेट गेन और लॉस का क्या मतलब है? गेन और लॉस हो रहा है. जो एनिमल सेल है अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी अंदर ले भी जाता है और एक्स्ट्रा पानी को रिमूव भी करता है. बट अगर ये हमारी ज़रूरत से ज़्यादा पानी हमारे पास आ जाए या ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकल जाए, तो उस कंडीशन में एनिमल सेल सर्वाइव नहीं कर सकेगा और वो अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा. तो हमने इसलिए क्रिटिकली एनिमल सेल में वाटर एंड सोल्यूट को मेंटेन करना होता है. थर्ड पॉइंट में जिसमें मैंने पहले भी मेंशन कर दिया कि वाटर लीव कर रहा है सेल को, जब ज़रूरत पड़ेगी उसको तो एक्स्ट्रा वाटर को सेल में से रिमूव कर दिया जाएगा. ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वाटर को सेल के अंदर एंटर कर लिया जाएगा. तो वाटर कॉन्टीन्यूसली लीव्स एंड एंटर द सेल. लेकिन ये जो वाटर और सोल्यूट की कंसनट्रेशन होती है ये एक बैलेंस में रखी जाती है. अगर हमने उतना वाटर सेल के अंदर एंटर कर लिया जितनी हमें ज़रूरत थी, तो हम उससे ज़्यादा वाटर को एंटर नहीं होने देते. ठीक है, अगर वाटर एंटर हो भी जाता है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसे सेल से निकाल दिया जाता है. तो हमने ओस्मो रेगुलेशन के थ्रू एनिमल सेल में वाटर और सोल्यूट को मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर हम मेंटेन नहीं रखेंगे तो एनिमल सेल उस कंडीशन को, एक्स्ट्रा वाटर या लेस वाटर को सर्वाइव नहीं कर सकेगा और वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा. तो हमने मेंटेन करना है. अब इस बैलेंस को यानी वाटर और सोल्यूट को मेंटेन करने के लिए जो एनिमल्स हैं उसके पास 2 अप्रोचेस या 2 तरीके हैं इसको मेंटेन करने के लिए. तो वो क्या है? ओस्मो कन्फॉर्मेशन एंड ओस्मो रेगुलेशन. ओस्मो कन्फॉर्मेशन का प्रोसेस जो एनिमल यूज़ करते हैं उन्हें ओस्मो कन्फॉर्मर्स कहा जाता है,
और जो ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं उन्हें ओस्मो रेगुलेटर्स कहा जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के डिफरेंस आ जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ओस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ओस्मो रेगुलेटर्स। और डिफरेंस आप जब भी लिखेंगे तो यू शुड नो कि 4 से मिनिमम 4 पॉइंट डिफरेंस में होने चाहिए। 4 से ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं लेकिन 4 से कम नहीं होने चाहिए, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। ओस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ओस्मो रेगुलेटर्स डिफरेंस की फॉर्म में आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अब ओस्मो का वर्ड जहां भी आता है उसका मतलब होता है वाटर प्लस सोल्यूट। ठीक है, कन्फॉर्मर्स कहते हैं किसी चीज का हार्मनी या मुताबिकत में होना। ठीक है, तो यानी वाटर और सोल्यूट हार्मनी में है। किससे हार्मनी में है? हमेशा सेल के अंदर वाटर और सोल्यूट का रिलेशन हम किससे देते हैं? इन्वायरमेंट से। तो ये वो एनिमल्स होते हैं जिनमें बॉडी फ्लूइड्स आर केप्ट आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिनमें सेल के अंदर वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर के एनवायरनमेंट के लिहाज से आइसोटोनिक होती है। आइसो का क्या मतलब होता है? सेम। टोनिक का मतलब होता है सोल्यूट कंसंट्रेशन, यानी जितनी बाहर सोल्यूट या वाटर कंसंट्रेशन है उतनी ही सोल्यूट या वाटर कंसंट्रेशन सेल के अंदर है। अब अगर दोनों जगह पे सेम है तो क्या इन्हें एनर्जी यूज करके अपने वाटर और सॉल्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा? नो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो सिमिलर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उन्हें एनर्जी यूज करके एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऐसे माहौल में चले जाते हैं जो आपके मिजाज के मुताबिक है, आपकी आदतों के मुताबिक है, ठीक है, तो आप क्योंकि वैसे लोगों में रह रहे हैं, वैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जो आपके आदतों के मुताबिक है, आपके मिजाज के मुताबिक है, तो आप खुद ब खुद ही वहाँ पे एडजस्ट कर जाएंगे। ठीक है, आपको एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिमिलर है, इन्वायरमेंट भी और आप भी। तो आपको एक्टिवली यानी एनर्जी यूज़ करके एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप पैसिवली खुद ब खुद ही वहाँ पे खुशी से रहने लगेंगे। तो ये एनिमल्स भी, इनको भी डू नॉट नीड टू एडजस्ट देयर इंटरनल ओस्मोटिक स्टेट एक्टिवली। इन्हें भी एनर्जी यूज करके अपनी अंदर की वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को एडजस्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में यही है कि इनके बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक होते हैं टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी जितना वाटर अंदर है या सोल्यूट अंदर है उतना ही बाहर है। अब इसकी एग्जांपल फोर्थ जो डिफरेंस लिखेंगे हम, उसमें हम एग्जांपल दे देते हैं कि जो ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो ओस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से, उनको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर अगर हम कॉर्डेट की बात करें जिनमें वर्टिब्रेट्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, तो कॉर्डेट में हैगफिश जो है, यानी हैगफिश नॉर्मली वर्टिब्रेट में आती है, बट हैगफिश जो है अमंग वर्टिब्रेट वो भी ओस्मो कन्फॉर्मर है। हैगफिश प्रिमिटिव फिश का नाम है, ये सांप की तरह नजर आती है। नेक्स्ट स्लाइड्स में इसकी डायग्राम भी दिखाई गई है। अच्छा, अब आता है जी ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो का वर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वाटर और सोल्यूट मतलब होता है इसका। रेगुलेटर्स का मतलब होता है, रेगुलेट होता है मेंटेन करना, रेगुलेटर्स होता है मेंटेन करने वाला। ठीक है, तो ऐसा एनिमल जिनका बॉडी फ्लूइड उनके एनवायरनमेंट से डिफरेंट होगा, ठीक है, वो हाइपोटोनिक भी हो सकता है, वो हाइपरटोनिक भी हो सकता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेटर्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने अंदर, इनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है और इन्होंने अपने अंदर डिफरेंट वाटर एंड सोल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना होता है। These animals need to adjust their internal osmotic state actively। इन्हें एनर्जी यूज करके अपने अंदर वाटर और सोल्यूट को जितना इन्होंने रखना है उतना रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, हम ह्यूमंस, हम भी ओस्मो रेगुलेटर्स हैं। इन्वायरमेंट के लिहाज से अगर हम अपने बॉडी में पानी की कंसंट्रेशन को देखें तो इन्वायरमेंट के लिहाज से हमारी बॉडी में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट में डिफरेंट है सोल्यूट वाटर कंसंट्रेशन और हमारे पास डिफरेंट वाटर कंसंट्रेशन है, तो हम उसको मेंटेन रखते हैं। अब ये मेंटेन हम किस तरह रखते हैं? हम एनर्जी यूज करके एक्टिवली अपनी मर्जी से इस चीज को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है, दीज एनिमल्स रेगुलेट इंटरनल स्टेट बाय डिस्चार्जिंग एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट एंड एक्सक्रीटिंग सॉल्ट्स इन हाइपरटोनिक कंडीशन। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। हाइपोटोनिक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें वाटर ज़्यादा होता है और सॉल्ट कम होता है। ठीक है, अब वाटर ज़्यादा है तो इन एनिमल्स को खतरा होगा कि इनके अंदर पानी ज़्यादा ना हो जाए, तो ये पानी को रिमूव करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि जो
पौधे पानी में रहते हैं उनके पास क्योंकि पानी ज़्यादा है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, तो वो पानी रिलीज करेंगे। इसी तरह हाइपरटोनिक कंडीशन वो कंडीशन होती है, यानी समुद्र का पानी फॉर एग्जांपल, जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और सॉल्ट के मुकाबले में वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अब उन एनिमल्स को जो समुद्र में रह रहे हैं उन्हें ये खतरा होता है कि उनकी बॉडी में ज़्यादा सॉल्ट ना जमा हो जाए, क्योंकि इन्वायरमेंट से कॉन्स्टेंटली सॉल्ट उनके अंदर एंटर हो रहा है। तो ऐसे एनिमल्स सॉल्ट को रिमूव करेंगे, यानी जो हाइपोटोनिक में रहेंगे जहाँ पानी ज़्यादा है वो पानी को रिमूव करेंगे, जो हाइपरटोनिक कंडीशन में रहेंगे जहाँ सॉल्ट ज़्यादा है तो सॉल्ट उनकी बॉडी में आने का ज़्यादा खतरा होगा तो वो सॉल्ट को रिमूव करेंगे। अब ओस्मोरेगुलेटर्स की एग्जांपल में तमाम कॉर्डेट्स सिवाय हैगफिश के, यानी ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट हैगफिश जो है वो ओस्मोरेगुलेटर होते हैं, क्योंकि हैगफिश जो है उसमें कन्फॉर्मर है। और इसके अलावा प्रोटिस्ट जो होते हैं, जो हमारे पास एक किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, अमीबा एंड पैरामीशियम उसकी एग्जांपल है, ये भी ओस्मोरेगुलेटर्स होते हैं, यानी अपने अंदर डिफरेंट वाटर एंड सोल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं एज कम्पेयर टू देयर एनवायरनमेंट। तो ये हमारे पास दोनों टर्म्स थी, इन दोनों टर्म्स पे हमारा पूरा आगे ओस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स जो है का लेक्चर बेस करता है। सबसे पहले आपने इन दोनों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ओस्मोरेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। अब हमारे पास 3 तरह के इन्वायरमेंट हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला इन्वायरमेंट है मेरीन इन्वायरमेंट, यानी समुद्र का इन्वायरमेंट जिसमें सॉल्ट ज़्यादा है और वाटर कम है, तो ऐसे इन्वायरमेंट को हम कहते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, हाई इन्वायरमेंट हैविंग हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। फिर हमारे पास आता है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है, यानी जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, यानी सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और थर्ड इन्वायरमेंट जो है वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, यानी ज़मीन का इन्वायरमेंट, जहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें क्या है कि हमारा पानी लॉस ना हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में हमारी बॉडी की निस्बत जो है वो कम पानी है, एंड वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जितने भी एनिमल ज़मीन पे रहेंगे उन्हें पानी के लॉस होने का खतरा है, तो वो पानी को बचाएंगे। तो इन तीनों इन्वायरमेंट को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ मेरीन इन्वायरमेंट को डिस्कस करना है। ये हमारे पास मेरीन एनवायरनमेंट की डायग्राम आ गई, ये फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट की डायग्राम आ गई जिसमें रिवर्स और लेक्स वगैरह आती हैं, और ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट यानी ज़मीन के एनवायरनमेंट की डायग्राम आ गई। अब ओस्मोरेगुलेशन इन मेरीन वाटर एनिमल्स, या समुद्र में जो रहते हैं, हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे जो जिसपे पूरा अडॉप्टेशंस वगैरह और पूरा लेक्चर बेस करेगा, वो ये स्लाइड है, ठीक है, ओस्मोरेगुलेशन इन मेरीन वाटर वाली। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरीन इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें सॉल्ट ज़्यादा है और पानी कम है। इसका मतलब है ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है। डायग्राम में हमने जैसे कि पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में यानी इन्वायरमेंट में सॉल्ट ज़्यादा है और वाटर कम है। तो इसकी वजह से वाटर क्योंकि सेल में ज़्यादा है तो सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और सेल नतीजे में क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। यानी ओस्मोरेगुलेशन इन मेरीन वाटर में प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, 2 प्रॉब्लम है हमारे पास। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि क्योंकि सॉल्ट बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है तो सॉल्ट बॉडी के अंदर चला जाएगा। दूसरा, अब बाहर पानी कम है और सेल के अंदर पानी ज़्यादा है तो पानी सेल से बाहर निकल आएगा। ये 2 प्रॉब्लम है हमें मेरीन वाटर में अगर हम रहते हैं तो। अच्छा, अब अगर हमने इस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना है या मेंटेन करना है तो हमने क्या करना है। पहली अडॉप्टेशन के सॉल्ट हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है, हायर कंसंट्रेशन से चीज़ें लोअर में मूव करती हैं, तो हमने सॉल्ट की कंसंट्रेशन को कम करना है। कैसे कम करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट को बॉडी से रिमूव कर देंगे। और दूसरा क्या है, हमने क्योंकि वाटर हमारी बॉडी से लीव कर रहा है तो हमने कोशिश करनी है कि वाटर को हम अपने अंदर बचा के रखें, हमारी बॉडी से लीव ना करें। जो मेरीन इन्वायरमेंट यानी समुद्र के पानी में जानवर रह रहे हैं, उन्होंने अगर वहाँ पे एडजस्ट करना है, जिंदा रहना है, तो उन्हें ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक्सेस सॉल्ट को रिमूव करना है, वाटर को अपने अंदर ले भी आना है, प्लस जो वाटर उनके पास है उसको बचा के भी रखना है। अच्छा, अडॉप्टेशन इनमें क्या है। पहली अडॉप्टेशन ये है कि क्योंकि इन्हें पानी इनकी बॉडी से निकल रहा है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे ताकि पानी की कमी पूरी हो जाए,
ठीक है। फिर दूसरी अडॉप्टेशन क्या है कि इन्होंने एक्सेस सॉल्ट को रिमूव करना है, तो ये अपने यूरिन में, यानी जो यूरिन होगा इनका, उसमें हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन रिलीज करेंगे, जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन। यूरिन हैविंग हाई सॉल्ट concentration and low water concentration is known as concentrated urine। तो ये excess salt को रिमूव करेंगे। थर्ड अडॉप्टेशन थोड़ी डिफरेंट है, वो क्या है कि ये अपनी बॉडी में सॉल्ट को स्टोर कर लें, ठीक है। इनके अंदर पानी क्यों निकल रहा था और सॉल्ट क्यों जा रहे थे, क्योंकि बाहर सॉल्ट ज़्यादा है, अंदर सॉल्ट कम है। अगर ये अपनी बॉडी में सॉल्ट को स्टोर कर लें, ठीक है, तो बाहर भी सॉल्ट ज़्यादा हो जाएंगी, अंदर भी सॉल्ट ज़्यादा हो जाएंगी, तो ये इन्वायरमेंट हो जाएगा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम सोल्यूट कंसंट्रेशन, तो उसके नतीजे में इनको कोई खतरा नहीं होगा, पानी इनकी बॉडी से ज़्यादा लीव नहीं करेगा। तो ये 3 अडॉप्टेशन करेंगे, पानी पिएंगे, सॉल्ट को रिमूव करेंगे, या थर्ड डिफरेंट अडॉप्टेशन करेंगे कि अपने अंदर सॉल्ट को स्टोर कर लेंगे। जब ये सॉल्ट को स्टोर कर लेंगे तो इनका एनवायरनमेंट आइसोटोनिक हो जाएगा बाहर के एनवायरनमेंट के लिहाज से, और सॉल्ट निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आइसोटोनिक में जो है वो नेट गेन एंड लॉस ऑफ वाटर जो होता है या सॉल्ट जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है, तो उस नतीजे में खतरा ही नहीं होगा। तो इसी पे आगे हम एनिमल्स पढ़ने जा रहे हैं। उसमें रेगुलेशन इन मैरीन वाटर एनिमल्स, 1 बाय 1 हम वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं जी इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये कन्फॉर्मर्स होते हैं। ओस्मो कन्फॉर्मर्स बाहर के लिहाज से आइसोटोनिक है, तो इन्हें मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी सेम एनवायरनमेंट है बाहर और अंदर का। फिर आती हैं हैग फिशेस। हैग फिशेस भी ओस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, तो इनको भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, इनके अंदर अडॉप्टेशन नहीं है जो इनको मेंटेन कर सकें, ऑलरेडी ही मेंटेन है वहाँ पे। अच्छा, थर्ड आता है कार्टिलेजिनियस फिशेस। फिशेस में हम 2 फिशेस में ये अडॉप्टेशन देखेंगे। कार्टिलेजिनियस फिशेस यानी वो फिशेस जिनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज से बना है। कार्टिलेज कहते हैं नरम हड्डी को, और बोनी फिशेस वो फिशेस हैं जिनका स्केलेटन बोन से बना है। बोन कहते हैं जो हार्ड बोन होती है उसको। फॉर एग्जांपल जो हमारे नाक में बोन होती है आगे की तरफ, वो कार्टिलेज होती है। कान में भी कार्टिलेज होता है, नरम हड्डी होती है, और बाकी बोन्स होती हैं। तो कार्टिलेजिनियस फिशेस में क्या होता है, इन्होंने अपने अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन, सॉल्ट क्योंकि इनके अंदर कॉन्स्टेंटली आ रहा है, तो ये चाहते हैं सॉल्ट ज़्यादा ना हो इनकी बॉडी में, तो इन्होंने लोअर सॉल्ट कंसंट्रेशन रखनी है, ठीक है, अपनी बॉडी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन को कम करना है। अच्छा, ओस्मो रेगुलेशन के लिए ये क्या करेंगे, इनकी किडनीज जो है वो सॉल्ट को रिमूव करेंगी। यूरिन बनाना है वो किडनी का काम होता है, किडनी यूरिन बनाती है, तो इनकी लिवर बनाता है और किडनी रिलीज करती है यूरिन को, ब्लड से फिल्टर करके यूरिन को रिलीज करती है। तो किडनी जो है वो सॉल्ट को एक्सक्रीट करेगी, यानी वो जो यूरिन बनाएगी या रिलीज करेगी उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। फिर अब इन्होंने गिल्स जो होते हैं इनके, वहाँ से भी एक्टिवली यानी एनर्जी यूज़ करके ये रिमूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बाहर के मुकाबले में कम है, तो जब भी हमने किसी चीज़ को कम से ज़्यादा वाले इलाके की तरफ भेजना होता है तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। फिर इनके पास स्पेशल किस्म के ग्लैंड होते हैं जिन्हें कहते हैं रेक्टल ग्लैंड। अब ये भी सॉल्ट को एक्सक्रीट करते हैं, तो इन्होंने अडॉप्टेशन बना ली अपने अंदर सॉल्ट को रिमूव करने की, ठीक है। सॉल्ट इनके अंदर ज़्यादा आ रहा था, ये सॉल्ट को रिमूव कर देंगे तो ये वहाँ पे इजीली रह सकेंगे। रेक्टल ग्लैंड को का वर्ड जो है वो रेक्टम से निकला है। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का जो है वो पार्ट होता है, रेक्टम एंड एनस। तो रेक्टम वाली जगह पे ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो सॉल्ट रिमूव करते हैं, तो इन ग्लैंड को रेक्टल ग्लैंड का नाम दिया गया है। ये जी हमारे पास हैगफिश की है जो उसमें कन्फर्मर्स हैं, और ये शार्क है जो कार्टिलेजिनियस फिश की एग्जांपल है। अच्छा, अब इनमें एक और तरह की अडॉप्टेशन होती है जो होता है यूरिया एंड TMAO। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। TMAO स्टैंड फॉर ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। अब ये जो थर्ड अडॉप्टेशन ऊपर वाली स्लाइड हमने पढ़ी थी,
ये वो है जिसमें ये अपने अंदर सॉल्ट की ज़्यादा कंसंट्रेशन को मेंटेन कर लेंगे। जब ये अपने अंदर ज़्यादा सॉल्ट रख लेंगे तो इनके अंदर भी सॉल्ट ज़्यादा हो गया है, इनके बाहर भी सॉल्ट ज़्यादा हो गया है, तो ये आइसोओस्मोटिक हो जाएंगे, यानी बाहर के इन्वायरमेंट के लिहाज से इनमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी और ये अपने आप को ईजिली वहाँ पे सर्वाइव करवा सकेंगे। तो इसमें उन्होंने क्या किया, सम फिशेज जैसे कि शार्क, उनकी बॉडी में लो सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, बट रेंडर इंटरनल बॉडी फ्लूइड हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, लेकिन फिर भी उनका इन्वायरमेंट जो होता है हाइपरटोनिक होता है, यानी सॉल्ट ज़्यादा होता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि उन्होंने यूरिया रखा होता है। यूरिया में ये एबिलिटी है कि हम अगर थोड़ी अमाउंट में भी यूरिया अपनी बॉडी में रखेंगे तो बेशक सॉल्ट हमारी बॉडी में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कंसिडर होगा, हैविंग हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब ये अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से आइसोटोनिक हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी में भी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, यानी सॉल्ट ज़्यादा है और बाहर भी ज़्यादा है, और जब दोनों इन्वायरमेंट में सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन सेम हो तो वो आइसोटोनिक हो जाता है। अच्छा, अब अगर एक खतरा है इन्हें वहाँ पे रहने से, वो ये है कि यूरिया अगर ज़्यादा अमाउंट में इनकी बॉडी में रहेगा तो इन्हें नुकसान पहुँचाएगा। तो उससे कोप अप करने के लिए इन्होंने अपने अंदर एक ऐसा केमिकल रख लिया है जो इन्हें यूरिया से प्रोटेक्ट करता है, उसका नाम है ट्राईमेथाइलअमाइन ऑक्साइड। तो ट्राईमेथाइलअमाइन ऑक्साइड इन्होंने अपनी बॉडी में रख लिया, जिसने प्रोटेक्ट किया इनको। अब ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आता है कि ट्राईमेथाइलअमाइन ऑक्साइड क्या है या ये कौन सी अडॉप्टेशन है, तो आप ये कंप्लीट उसमें लिखेंगे। नीचे डायग्राम में दिखाया हुआ भी है कि आइसोस्मोटिक है ये, यानी इनमें सॉल्ट ज़्यादा है, सॉल्ट है प्लस यूरिया रखा है प्लस TMAO रखा है, और इनकी किडनी जो है वो यूरिया को निकाल नहीं रही बल्कि कंजर्व कर रही है, और बाकी के सॉल्ट जो है वो रेक्टल ग्लैंड के थ्रू क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोनी फिशेस में जो उसमें रेगुलेशन है उसको। अच्छा, बोनी फिशेस जो होती हैं उनमें खतरा है कि वो कॉन्स्टेंटली वाटर को लूज करेंगी, जब वही जो मैरीन एनवायरनमेंट में होता है कि सॉल्ट एंटर हो रहा है और वाटर लूज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक बॉडी, इनकी बॉडी हाइपोटोनिक है, यानी हमने पहले भी पढ़ा कि मैरीन एनवायरनमेंट में जितने भी एनिमल रहेंगे वो अपने अंदर सॉल्ट कम रखेंगे और वाटर ज़्यादा रखेंगे, तो उनकी बॉडी हाइपोटोनिक होगी, जबकि उनका एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होगा। तो अपनी बॉडी को हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में भी हाइपोटोनिक रखना, यही ओस्मो रेगुलेशन है, या ये वाले एनिमल ही ओस्मो रेगुलेटर्स कहलाते हैं। अच्छा, अब इन्होंने कैसे मेंटेन करना है वाटर की कमी को, ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यानी ज़्यादा पानी पिएंगे, ठीक है, और फिर पानी पीने के बाद इन्हें दूसरा खतरा ये था कि सॉल्ट इनकी बॉडी में जमा हो रहा था, तो ये ऐसा यूरिन रिलीज करेंगे जो कंसनट्रेटेड होगा, यानी जिसमें सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी, और जिसके नतीजे में जो है वो सॉल्ट एक्सक्रीशन जो है इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा की है और वाटर लॉस जो है वो कम से कम किया है, किसके नतीजे में, कंसनट्रेटेड यूरिन के नतीजे में। डायग्राम में दिखाया गया है कि ये क्या कर रही हैं, फूड के थ्रू भी वाटर और सॉल्ट को ले रही हैं, इसके अलावा ये जो पानी पी रही हैं उसमें भी वाटर भी आ रहा है, सॉल्ट भी आ रहा है। अब वाटर तो इन्होंने ले लिया, एक तो इनकी अडॉप्टेशन पूरी हो गई, दूसरी इनकी अडॉप्टेशन क्या है कि इन्होंने सॉल्ट को रिमूव करना है, तो ये गिल्स के थ्रू एक्टिवली एनर्जी यूज करके सॉल्ट को रिमूव करेंगे, क्योंकि बाहर सॉल्ट ज़्यादा है और जब हमने कम से ज़्यादा की तरफ सॉल्ट को मूव करवाना है तो हमें एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर जो है उसमें कुछ वाटर जो है वो लॉस हो जाता है, ऑस्मोटिकली जो है वाटर लॉस हो गया, क्योंकि अंदर वाटर ज़्यादा है बाहर वाटर कम है, तो कुछ खुद ब खुद गिल्स के थ्रू वाटर निकल जाएगा। फिर सॉल्ट को इन्होंने किडनीज के थ्रू भी रिमूव किया है, और ये यूरिन कौन सा है, स्केंटी यूरिन है या कंसनट्रेटेड यूरिन है, जिसमें सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा है और वाटर की अमाउंट क्या है, कम है। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हमने ओस्मो रेगुलेशन को डिस्कस किया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।